अब हम देख लेते हैं एचटीपी के पोर्ट स्टेट्स कौन कौन सी हैं। एचटीपी की एक्चुअली 5 पोर्ट स्टेट्स हैं: ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग एंड डिसेबल। ब्लॉकिंग का मैं आपको बता दिया कि पहले जब इलेक्शन प्रोसेस हो रहा था उस वक्त सब स्टेट ब्लॉकिंग के अंदर होती हैं पोर्ट्स। वो कोई पैकेट रिसीव नहीं करती, कोई मैक एड्रेस को लर्न नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, वो जस्ट वो वेट करती है कि रूट ब्रिज का सिलेक्शन हो जाए। 3 तरह के इससे पहले प्रोसेस होते हैं। पहला होता है रूट ब्रिज का इलेक्शन कि रूट ब्रिज कौन कौन सा है। दूसरा होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन कौन सी पोर्ट्स होंगी। तीसरा होता है रूट पोर्ट कौन कौन सी होगी। रूट ब्रिज की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं। डेजिग्नेटेड पोर्ट्स के ऑपोजिट जो होती हैं वो रूट पोर्ट होती हैं, लेकिन कुछ जगह पे रूट पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें फिर सिलेक्ट होगा कि रूट ब्रिज तक किस स्विच का डिस्टेंस किसका कम है। जो कम होता है वो पोर्ट रूट पोर्ट होती है, बाकी सारी ब्लॉकिंग में चली जाती है। तो ब्लॉकिंग में ये होता है कि आपकी सपोर्ट ब्लॉकिंग में होती है, कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजती। उसके बाद लिसनिंग स्टेट है। लिसनिंग स्टेट में भी वो ट्रैफिक को नहीं भेजता, ना ही वो कुछ लर्न कर रहा होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें सिर्फ वो जो पोर्ट होती है वो बीपीडी पैकेट्स को पढ़ती है, बीपीडी पैकेट्स को रिसीव करती है और उसके मुताबिक उसकी डायरेक्शन को फॉलो करती है। होता ये है कि जब भी स्विच होता है वो लिसनिंग स्टेट में होता है, वो सिर्फ बीपीडी पैकेट्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है और उस बीपीडी पैकेट्स को प्रोसेसिंग के लिए अपने सिस्टम मॉड्यूल्स को भेज रहा होता है। ये 15 सेकंड्स का प्रोसेस होता है। 50 सेकंड का प्रोसेस होता है। 50 सेकंड के प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई भी पैकेट अगर स्विच के पास आता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, बेशक वो जिस मर्जी अटैचमेंट से हो, बेशक वो रूट का पोर्ट का हो, कहीं से भी हो, वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। सिर्फ उसे लिसन कर रहा था बीपीडी पैकेट्स को। उसके बाद लिसनिंग 15 सेकंड्स के बाद दूसरी स्टेज आती है जिसको तीसरी स्टेज आती है जिसको कहते हैं लर्निंग स्टेट। ये वाली लर्निंग स्टेट, इसमें क्या होता है, इसमें स्विच ना मैक एड्रेसेस को लर्न करना शुरू हो जाता है। इसमें वो बीपीडी पैकेट्स का रिप्लाई करना शुरू होता है और मैक एड्रेसेस को लर्न करना शुरू होता है और मैक एड्रेस के टेबल को बिल्डअप करने के लिए शुरू कर देता है कि स्विच नंबर 1 पोर्ट नंबर 1 पे ये है, पोर्ट नंबर 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है। जब हम स्टार्ट का लेक्चर पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताया था कि स्विच की वर्किंग किस तरह की है। वो स्टेट होती है जिसमें मैक एड्रेस को लर्न कर रहा होता है। ये भी 15 सेकंड्स का प्रोसेस होता है। इसके बाद फिर स्टेज होती है फॉरवर्डिंग की। लिसनिंग स्टेट में भी वो पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक है। ब्लॉकिंग स्टेट में वो कुछ भी नहीं करता। लिसनिंग स्टेट में वो मैक एड्रेस वो बीपीडी पैकेट को सिर्फ लेता है, रिसीव करता है और कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। लर्निंग में वो बीपीडी पैकेट का रिप्लाई भी करता है, उसके बाद मैक एड्रेस को बिल्डअप करना शुरू होता है। जितनी भी कम्युनिकेशन स्विचेस के दरमियान होती है ना वो बीपीडीयू पैकेट्स के अंदर होती है। ये बीपीडी पैकेट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो जब मैं अदर टेक्नोलॉजी में जाऊंगा इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में, तब आपको बीपीडीयू का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब आ जाती है फॉरवर्डिंग स्टेट। फॉरवर्डिंग स्टेट में क्या होती है कि वो स्विच जो है वो कम्युनिकेशन करना शुरू होता है। जिधर की ट्रैफिक होती है, जिस पोर्ट को ट्रैफिक पे पोर्ट पे मैक एड्रेस पढ़ के ट्रैफिक देना शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल स्टेट होती है। इसको आप डेजिग्नेटेड पोर्ट भी कह सकते हैं कि स्विच नंबर रूट पोर्ट जो है वो हमेशा उसकी सारी स्टेट्स जो उसकी सारी पोर्ट्स है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक रूट ब्रिज है, ये रूट ब्रिज बन गया है, इसकी सारी पोर्ट जो है जितनी भी पोर्ट कनेक्टेड है ये सब के सब फॉरवर्डिंग में चली जाती है, क्योंकि ये मेन स्विच होता है जो कि सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। आखिरी है डिसेबल जो पोर्ट होती है वो किसी रूट सिलेक्शन में काम नहीं करती। वो किसी तरह की ट्रैफिक भेजती नहीं है, किसी तरह की ट्रैफिक रिसीव नहीं करती और बिल्कुल नॉन ऑपरेशनल पोर्ट होती है और डिसेबल पोर्ट होती है। ये आप लोगों की 5 स्टेट्स हैं। इसमें मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को दोबारा। पहली स्टेट ब्लॉकिंग का, उसमें कोई तरह की कम्युनिकेशन नहीं होती। दूसरी स्टेट लिसनिंग है जिसमें आगे बीपीडीयूज को सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है और किसी तरह की कम्युनिकेशन नहीं होती। तीसरी स्टेट है लर्निंग, उसमें भी पैकेट को फॉरवर्ड नहीं किया जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके बीपीडीयू पैकेट्स का रिसीव किया जाता है और मैक एड्रेस टेबल को बिल्डअप किया जाता है। चौथी स्टेज है फॉरवर्डिंग, इसमें आपकी सारी तरह की फॉरवर्डिंग होती है ट्रैफिक की। और आखिरी स्टेज है डिसेबल, जिसमें आपकी पोर्ट जो है वो ना पीपीडीयू एचटीपी के इलेक्शन में पार्ट लेती है, ना रूट ब्रिज के इलेक्शन में पार्ट लेती है, ना ही किसी तरह की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करती है। इसके बाद आप इसका एक फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्लो चार्ट फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपकी सारी की सारी पोर्ट जो है वो डिसेबल है, वो अभी बिल्कुल डल है, बिल्कुल डल, आपका स्विच ऑफ है। जैसे आपने स्विच पावर ऑन किया सबसे पहले सारी की सारी ब्लॉकिंग में चली जाएंगी। यहाँ पे आपके फिर रूट ब्रिज की सिलेक्शन होगी कि रूट ब्रिज कौन होगा। रूट ब्रिज सिलेक्शन के बाद जो उसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगी वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स और रूट पोर्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी और जो पोर्ट नहीं काम की वो ब्लॉकिंग पोर्ट स्टेट में चली जाएंगी। ब्लॉकिंग स्टेज के बाद अगर ब्लॉकिंग में कोई मसला आ जाता है तो वो वापस डिसेबल पोर्ट पे आ जाएगा। या कोई आपके एचटीपी में कोई मसला आया था कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में तो वो वापस डिसेबल पर आ जाएगा। ब्लॉकिंग की जो नेक्स्ट स्टेज है वो है लिसनिंग। लिसनिंग में अगर कोई मसला आया था इधर वो डिसेबल स्टेट में चला जाएगा या वो फिर ब्लॉकिंग स्टेज में चला जाएगा।
ब्लॉकिंग के बाद लिसनिंग स्टेज आती है, लिसन वो कर रहा होगा, उसके बाद लर्निंग स्टेज आती है, वो मैकेट्रस टेबल को बिल्डअप करेगा, उसके बाद फॉरवर्डिंग स्टेज आती है, फॉरवर्डिंग वो पैकेट फॉरवर्ड कर रहा होगा, इसके बाद फिर पोर्ट यहाँ डिसेबल में चली जाती है या वो ब्लॉकिंग में चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन के डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या, रूट ब्रिज का डिस्टेंस कितना है, कॉस्ट कितनी है रूट ब्रिज तक। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दोबारा रिवाइज कर दूँ, मैं पेंट ओपन फॉर एग्जाम्पल एक कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें बड़े लोगों का ना बड़ा मसला रहता है कि डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या है, रूट पोर्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, रूट ब्रिज क्या है। तो ये मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके 3 स्विचेज हैं, ये स्विच नंबर ए है, ये स्विच नंबर बी है और ये है स्विच नंबर सी। अब स्विच नंबर 1 जो है ना वो सिलेक्ट हो गया है रूट ब्रिज क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लो थी, ठीक है। बाकी 2 की प्रायोरिटी लो थी, ये हो गया रूट ब्रिज। अब इसने क्या किया, हमने ये पोर्ट और ये पोर्ट दोनों डेजिग्नेटेड पोर्ट्स में डाल दी, मतलब ये फॉरवर्डिंग स्टेट्स में दोनों पोर्ट, ये ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेंगे। मैं एक और स्विच लगा देता हूँ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे एक और स्विच लगा देते हैं हम, स्विच नंबर डी, और यहाँ पे हम इनको यूं भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। इसकी कॉस्ट 10 है, इसकी कॉस्ट 20 है, इसकी कॉस्ट भी 10 है, इसकी 10 है और इसकी भी 10 है, ठीक है। अब ए की डेजिग्नेटेड पोर्ट्स सेलेक्ट हो गई हैं। अब दूसरा सिस्टम आ गया कि बी और सी पे रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स की सिलेक्शन। जो डेजिग्नेटेड पोर्ट की ऑपोजिट होती है ना वो हमेशा रूट पोर्ट ही बनती है, तो ये रूट पोर्ट हो गई और ये भी रूट पोर्ट होगी। अब इस पोर्ट का नीचे वाली जो है इसका बंदोबस्त करना है कि इसमें कौन सी पोर्ट रूट पोर्ट जाएगी और कौन सी पोर्ट ब्लॉकिंग में जाएगी। अब यहाँ पे आता है आपका कॉस्ट। कॉस्ट ये होती है कि सी ए तक पहुँचने के लिए कौन सा डिस्टेंस है और बी का ए तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस है, इसको कंपेयर किया जाता है। अब सी ने अगर ए तक पहुँचना है तो वो है 20, ये 10 और ये 10। अब अगर बी ने ए तक पहुँचना है उसका है 30, ये 10 और ये 20। तो ये पोर्ट एक्टिव रहेगी, बी जो है अपनी साइड में ये पोर्ट को शट कर देगा, ठीक है। अब मैं ज़रा रिमूव करके ए की कम्युनिकेशन डी के साथ बनाता हूँ। अब ये सिलेक्शन हो गई, ये पोर्ट अब आपकी लाइव है और ये पोर्ट ब्लॉकिंग में चलेगी, ठीक है। अब कम्युनिकेशन है ए का डी के साथ, ए डी किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे फिर आएगा क्योंकि ए के पास, अब डी के पास 2 पाथ हैं ए के जाने के लिए और ए के पास भी 2 पाथ हैं डी तक जाने के लिए। अब ए के डी तक पहुंचने के लिए मैं जिससे आपको बता रहा हूँ कि 2 पाथ है, ए बी पे भी आएगा फिर डी पे जाएगा, या डी ने अगर ए तक पहुंचना तो 2 पाथ है, डी बी ए भी पाथ है, डी बी ए पाथ है और उसके बाद दूसरा पाथ क्या है डी सी ए। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा कॉस्ट का एक बार फिर फैक्टर। कॉस्ट का फैक्टर किस तरह आएगा, डी का ए तक पहुंचने के लिए कितना कॉस्ट है 30 है और डी का इस पाथ से पहुंचने के लिए तक कितना कॉस्ट है वो है 20। तो डी जो ये वाली पोर्ट है या बी के साथ पोर्ट है उसको एक्टिव रखेगा, दूसरी पोर्ट को एज अ बैकअप करके ब्लॉक कर देगा। ये जो ब्लॉकिंग पोर्ट्स होती हैं ये ख़त्म नहीं कर दी जाती, ये तब एक्टिव होती हैं जब दूसरी पोर्ट जो उनकी अल्टरनेट पोर्ट्स हैं वो डाउन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर डी की हमें बता दें कि वो पोर्ट अगर डाउन हो जाए तो फिर वो जो पोर्ट है वो दूसरी वाली काम हो जाती है। अब ये वाली पोर्ट लाइव है और ये वाली पोर्ट डाउन है, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट टूवर्ड्स द रूट ब्रिज। जितनी भी सिलेक्शन होती है बात की वो सारी रूट ब्रिज की जहन में रखते हुए होती है, रूट ब्रिज का पाथ कितना उसके ऊपर होती है। अब बी अगर फॉर एग्जांपल ये वाली पोर्ट जो है ये किसी वजह से फॉल्टी हो जाती है तो फिर ये वाली पोर्ट जो है ना ये वाली एक्टिव हो जाएगी और डी सी और ए वाला पाथ अचीव हो जाएगा। ये होती है रेडंडेंसी, एसटीपी की रेडंडेंसी इस तरह अचीव होती है और इस तरह लूप भी नहीं आ सकता किसी टोपोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल अब ए और बी के दरमियान अगर ये वाला लिंक हमारा डाउन हो जाता है तो फिर ये वाला लिंक जो है ये एक्टिव हो जाएगा। तो ए ने अगर बी से कम्युनिकेट किया वो ए सी बी पे आएगा और अगर बी ने ए पे जाना तो बी सी और ए आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डी का सिनेरियो किस तरह है। अब सिनेरियो ये है कि हमने, अब मैं ज़रा इसको सारे का रिमूव कर देता हूँ। अब आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। तो अब हम ना ज़रा चलते हैं, ये वाला लिंक हमने डाउन कर दिया है, ठीक है। ये वाला फॉर एग्जाम्पल लिंक डाउन हो गया, तो अब ये वाला लिंक जो डाउन था ना ये हो गया अप वापस, ठीक है। तो यहाँ से मैं ड्रा कर देता हूँ ब्लैक में इसको दोबारा। अब ये लिंक हमारा हो गया एक्टिव, ओ सॉरी ब्रश था, ठीक है। ये लिंक आप हो गया एक्टिव, ये वाला है इस वक्त डाउन, ये लिंक में कोई फॉल्ट आ गया। अब ए ने अगर बी को पहुंचना है तो ए आएगा सी के पास
और सी से फिर वो जाएगा बी के पास। और अगर बी ने ए तक पहुंचना है तो बी से ए तक पहुंचने के लिए उसके बाद कितने पाथ हैं, एक उसके बाद ये पाथ है नीचे से डी के थ्रू, और एक उसके बाद सी का पाथ है। अब सी के पाथ से उसके बाद 10 और 20 30 है, नीचे वाले पाथ से उसको 10 20 और 20 40 हो गया, ठीक है। अगर कॉस्ट सेम हो जाती है ना तो उसके बाद फिर प्रायोरिटी और मैक एड्रेस देखा जाता है डिवाइसेस का कि वो कितना है, तो उसकी बेस पे फिर इलेक्शन होता है या डिफरेंट चीज़ें काउंट की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं टाई ब्रेकर लाजमी होती है, ये नहीं कि सब कुछ सेम हो जाए और स्विच को पता ही नहीं लगेगा कितना ट्रैफिक भेजती है। ये तो काम हो गया बी का। अब आ जाओ जरा डी के ऊपर, मैं ये ज़रा रिमूव कर दूँ लाइनें। अब डी ने जाना है ए के पास, ये वाला पोर्ट डाउन है। अब डी के पास दो पाथ हैं, डी के पास एक पाथ है ब्लू लाइन में, डी आएगा बी के पास, बी से वो जाएगा सी के पास, सी से जाएगा वो ए के पास, एक हो गया ये पाथ। दूसरा पाथ है डी आएगा सी के पास, सी से फिर वो जाएगा ए के पास, ठीक है, ये हो गया दूसरा पाथ। अब ये जो ग्रीन वाला पाथ है वो है 10 + 20 30, ठीक हो गया। और अब जो दूसरा पाथ है वो है 10 + 10 20 + 20 40, ये ब्लू वाला पाथ कितना 40। तो डी क्या चूज करेगा, डी सी और ए चूज करेगा while going from D to A। अब मैं थोड़ी सी कॉस्ट को मैनिपुलेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन 40, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं करता, इसको मैं 20 रहने दो, इसको मैं कर देता हूँ 40। ये मेरी होगी कॉस्ट, डी से सी के बीच में कर दी 40। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा जरा कैलकुलेशन करता हूँ। ब्लू वाला पाथ तो वही है क्योंकि ब्लू वाले पाथ 40 ही है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब ग्रीन पाथ का क्या हिसाब हो गया, ग्रीन पाथ का ये हिसाब हो गया कि डी से सी पे आ गया 40 और सी से ए पे आ गया 20, तो ये टोटल बन गया 60। इस वक्त जो अब डी चूज करेगा ना ए तक जाने के लिए वो होगा डी से बी, बी से सी और सी से ए। दो ये पाथ लॉन्ग है लेकिन क्योंकि कॉस्ट की बिना पे ये पाथ शॉर्ट है इसलिए डी ए तक जाने के लिए ये वाला पाथ चूज करेगा। तो ये है HTTP का कंप्लीट प्रोसेस कि वो किस तरह रूट सिलेक्शन करता है, किस तरह डेजिग्नेटेड पोर्ट्स आती हैं, किस तरह रूट पोर्ट आती है और किस तरह पाथ की सिलेक्शन होती है कॉस्ट की बेसिस पे। अब चलते हैं हम थ्योरी के ऊपर। यकीन आपको ये समझ आ गया होगा, ये बहुत चीज़ जरूरी है, अगर आप नहीं समझ सके तो 2-3 बार पढ़ें तो आपको भी ये सुने इसको समझ आ जाएगी। इसके बाद अब हम थ्योरी पे आते हैं दोबारा। तो अब हम देखते हैं HTTP पोर्ट रोल्स कि HTTP के जो पोर्ट रोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। HTTP के ना एक्चुअली 4 पोर्ट रोल्स हैं, तो नॉर्मली 2 ही पढ़े जाती हैं, एक है रूट पोर्ट और एक है डेजिग्नेटेड पोर्ट। उसके अलावा 2 खास होते हैं, एक 2 रोल्स तो होते हैं लेकिन वो इतने खास नेम नहीं लिए जाते हैं, यूज़ नहीं होते, लेकिन उनको हम ब्लॉक पोर्ट और डिसेबल पोर्ट ही कहते हैं। एक होता है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट जिसका मतलब है कि स्विच पोर्ट जो है वो ब्लॉक है, और चौथा होता है डिसेबल पोर्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन आपने की हुई है। तो ये 2 इतने खास यूज नहीं होते, वो तो नॉर्मली सबको पता ही है। तो जो 2 मेन रोल्स है वो रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट है। रूट पोर्ट क्या होता है, दे आर स्विच पोर्ट विद बेस्ट कॉस्ट पार्ट ऑफ रूट ब्रिज। अभी मैंने आपको बता दिया कि रूट पोर्ट किस बेसिस पे बनता है, कौन सी पोर्ट को रूट पोर्ट बनाया जाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है रूट ब्रिज तक कितना है उसकी बिना पर उसको रूट पोर्ट बनाया जाता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट ब्रिज की सारी पोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होती हैं। उसके बाद उसमें उन लोगों ने कहा है कि ये माइंड में आप रखेंगे सेगमेंट जो डेजिग्नेटेड पोर्ट पे अलाउड होता है। इसके बाद डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट की तरह या रूट पोर्ट्स की तरह कैपेबल होती है कि वो मैक एड्रेस टेबल को पॉपुलेट कर सकें। उसके बाद नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है स्विच पोर्ट दैट इज ब्लॉक्ड, यानी कोई भी पोर्ट हो जो कि ब्लॉक्ड हो गई है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि ए से बी और सी का मैट्रिक्स है और ए से बी कम्युनिकेट हो रहा है, ए से बी हो रहा है, लेकिन बी और सी के दरमियान जो लिंक है वो डिसेबल हो जाता है या डाउन हो जाता है। तो ये जो पोर्ट है इसको कहते हैं नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, बिकॉज वो पोर्ट ब्लॉक होती है और रिडंडेंसी के लिए यूज होती है। इन केस कोई एक्टिव लिंक डाउन हो जाता है तब ये पोर्ट एक्टिव होती है। डिसेबल पोर्ट है आपने कोई पोर्ट को शट डाउन किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिवली का मतलब होता है कि आपने बाय कमांड उस पोर्ट को बाय फोर्स डाउन किया हुआ है, तो उसके ऊपर उसको फिर डिसेबल पोर्ट कहते हैं और वो पोर्ट यूज नहीं होती। ये थे सारे इसके पोर्ट के रोल्स। इसके बाद ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने भी आपको कम्युनिकेशन सारा बताया है, जिसे हमारे पास ये स्विच नंबर ये ऊपर वाला है, मैं अपना मार्कर ऑन कर लूँ, लेट्स गो विद ग्रीन। ये वाला स्विच जो है ये इस वक्त रूट ब्रिज है, ठीक है, रूट स्विच है बेस्ड ऑन लोअर मैक एड्रेस। इसका मैक एड्रेस देखते हैं, प्रायोरिटी मेरे तीनों की पता सबकी सेम है, तो इसका लोअर मैक एड्रेस है, तो ये रूट ब्रिज हो गया। अब इलेक्शन में कौन कौन सा स्विच पार्टिसिपेट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा और ये वाला करेगा। ये चारों जो है ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद ये वाला सेलेक्ट रूट ब्रिज हो जाएगा, इसकी ये वाली पोर्ट और ये वाली पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये पोर्ट और ये पोर्ट जो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगी। इसने जब ऊपर कम्युनिकेट करना है तो ये रूट पोर्ट हो जाएगी, इसने जब यहाँ कम्युनिकेट करना है तो ये रूट पोर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर इसने ऊपर पहुंचना है तो इसके लिए दो पाथ है, ये भी पाथ है, एक ये भी पाथ है। ये पाथ क्या, इसकी कॉस्ट 4 है, इसकी कॉस्ट 4 8 हो गया, इसकी कॉस्ट 4 इसकी कॉस्ट 8 हो गया, दोनों सेम पाथ हो गए। तो फिर क्या होगा, जिसका लोअर मैक एड्रेस होगा वो पाथ प्रेफर्ड होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसका मैक 0002 है, इसका मैक 003 है, तो इसलिए ये ट्रैफिक यहाँ से फ्लो करेगी और ये वाली पोर्ट जो है ये नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट मतलब के ब्लॉकिंग में चली जाएगी, तब एक्सेप्टेबल होगी जब रन होगी। उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक स्विच लग गया तो इसकी रूट पोर्ट हो गई है और साथ डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गई है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गई है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी अभी कुछ मिनट पहले 3-4 मिनट पहले बता चुका हूँ कि ये सारा का सारा कम्युनिकेशन किस तरह चलता है। पूरी थ्योरी भी मैं इसकी ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम देख लेते हैं एसटीपी की वर्किंग क्या है। अभी तक सारा मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्टार्ट से एंड तक एसटीपी किस तरह चलता है, क्या क्या होती है उसकी पोर्ट रोल्स क्या, उसकी पोर्ट टाइप्स क्या, सबको बता दिया। अब देख लेते हैं एसटीपी की एक्चुअली वर्किंग क्या होती है, किस तरह वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। प्रैक्टिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि डायग्राम्स के थ्रू। अब हम थ्योरी के ऊपर पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या है, एसटीपी यूजेस द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एल्गोरिथम टू क्रिएट अ टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द नेटवर्क। बिल्कुल ठीक है। To prevent loops, STP places some interface in forming state and another interface in blocking state. Prevent loops को prevent करने के लिए STP जो है, SPA जो है स्पैनिंग एल्गोरिथम जो है स्पैनिंग ट्री का, वो क्या करता है, कुछ पोर्ट्स को फॉरवर्डिंग में डाल देता है, कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक कर देता है ताकि कोई लूप ना क्रिएट हो। लूप कैसे होता है ये ऑलरेडी मैं आपको स्टार्ट लेक्चर के बता चुका हूँ कि लूप किस तरह क्रिएट होता है, उसको अवॉइड करने के लिए STP किस तरह बना था। अब चलते हैं STP की वर्किंग के ऊपर। पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि सारे जितने भी नेटवर्क के अंदर स्विच हैं वो सब मिलके एक रूट स्विच सेलेक्ट करते हैं जिसकी प्रायोरिटी कम हो, अगर प्रायोरिटी सेम है, मैक एड्रेस कम हो तो वो रूट बन जाता है, रूट स्विच बन जाता है। रूट स्विच की जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी फॉरवर्डिंग स्टेट में होती हैं। और अदर स्विचेस कॉल्ड नो रूट स्विच डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू गेट टू द रूट स्विच। द पोर्ट यूज्ड टू रीच द रूट स्विच इज प्लेस्ड इन फॉरवर्ड स्टेट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सब बाकी जो स्विचेस हैं वो देखते हैं कि रूट स्विच तक पहुंचने के लिए हमारा लीस्ट पाथ कौन सा है, कॉस्ट किसकी कम है, तो उसके बिना पर वो फिर अपने आप को पोर्ट को डिसाइड कर लेते हैं कि इधर हमने डेजिग्नेटेड पोर्ट में डालना है, रूट पोर्ट में डालना है, या हमने किस बेसिस पर डालना है। On the shared Ethernet segment, the switch with the best path to reach the root switch is placed in forwarding state. That switch is called the designated switch, and that its port is known as the designated port. इसके बारे में यही है कि स्विच अगर कोई उसने रूट तक पहुंचना है तो उसकी बेस्ट पोर्ट कौन सी होगी, उस पोर्ट को को कहा जाता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। उस पोर्ट जिस पोर्ट का वो स्विच होता है उसको कहा जाता है डेजिग्नेटेड स्विच। और अदर इंटरफेसेस आर प्लेस्ड इन ब्लॉकिंग स्टेट एंड विल नॉट फॉरवर्ड। इसके अलावा डेजिग्नेटेड रूट पोर्ट और रूट ब्रिज के अलावा जितने भी पोर्ट्स होंगे स्विचेस की वो सब के सब ब्लॉक स्टेट में आ जाएंगी और तब से वर्किंग में आएंगी जब कोई ना कोई पोर्ट एक्टिव पोर्ट जब वो शट डाउन होगी। एक तरह का एक्टिव बैकअप होता है कि एक्टिव पोर्ट शट होगी तो बैकअप काम करना शुरू होगी, बैकअप शट होगी तो एक्टिव जब वापस आएगी तो बैकअप फिर आ जाएगी। तो ये जब हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे अगले लेक्चर में तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एसटीपी की पोर्ट्स की डिवीजन किस तरह होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं GNS3 के ऊपर काम करूँ, मतलब GNS3 पे आप लोगों को सिखाऊं, बिकॉज उसके ऊपर हम ना पैकेट कैप्चर कर सकते हैं और वायरशार्क के थ्रू ना मैं आपको स्टेट चेंज होना दिखा सकता हूँ। GNS3 का सॉरी पैकेट ट्रेसर का मसला ये है कि मैं काम करता हूँ तो आपको दिखा दूंगा, लेकिन बैक एंड में क्या हो रहा है वो आप लोगों को नहीं पता चल सकता कि किस तरह पोर्ट की स्टेट चेंज हो रही है, किस तरह वो लर्न कर रहा है, किस तरह सब कुछ कर रहा है। वो हम GNS3 पे वायरशार्क लगा के हम चेक कर सकते हैं कि वो सब चीज़ें किस तरह चल रही हैं। पैकेट ट्रेसर में थोड़ा हमें ये मसला आ रहा है कि हम वहाँ पे ना वो चीज़ें नहीं देखते थे, बिकॉज वो इतना कोई एडवांस टूल नहीं है नेटवर्किंग का, तो इसलिए वो बिगिनर लेवल्स पे तो यूज़ होता है, एडवांस लेवल पे यूज़ नहीं होता। तो लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जो लैब है इसकी एसटीपी वगैरह की उससे आगे भी वो GNS3 पे करें और सिस्को के स्विचेस वगैरह हम लगाएं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है, इसके बाद हमारे वही वर्किंग है BPDU गार्ड का ब्रिज कंट्रोल प्रोटोकॉल डाटा यूनिट क्या है, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि BPDU और मैसेजेस यूज्ड बाय स्विचेस टू शेयर एसटीपी इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू लेट रूट ब्रिज एंड डिटेक्ट लूप्स। BPDU पैकेट्स होते हैं एक तरह के, वो डिफरेंट स्विचेस यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्शन प्रोसेस के लिए कि कौन सा हमारे में रूट ब्रिज होना चाहिए। उसके बाद लूप का आ गया, लूप के बारे में बताने के लिए द मोस्ट कॉमन मैसेजेस ऑफ हेलो BPDU विच इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब अगर एक स्विच दूसरे स्विच को BPDU पैकेट भेज रहा है तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन शामिल होगी, उसमें रूट की स्विच आईडी होगी, उसमें सेंडर्स की स्विच आईडी होगी, उसमें सेंडर्स की रूट कॉस्ट होगी और हेलो मैक्सिमम एज और फॉरवर्ड डिले टाइमर्स वगैरह होंगे सारे।
ये जो लास्ट लाइन है इसमें आप देख सकते हैं कि हेलो मैक्सिमम में जो फॉरवर्ड डिले टाइमर्स होते हैं एसटीपी में ना, हर काम करने का कोई ना कोई टाइमर होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइमर्स क्या होते हैं। ये टाइमर्स है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज है। जो हेलो पैकेट का टाइमर है एसटीपी का, एक स्विच से दूसरे स्विच के दरमियान वो 2 सेकंड है, मतलब हर 2 सेकंड बाद वो हेलो का पैकेट भेजता है। उसके बाद मैक्सिमम एज है जो हेलो टाइमर को अटेंड टू हेलो टाइमर है, मतलब 20 सेकंड्स है। उसके बाद फॉरवर्ड डिले का जो टाइमर है वो है 15 सेकंड्स। फॉरवर्ड डिले का मतलब होता है कि जब इनिशियली मैंने आपको बताया था कि लर्निंग के लिए वो 15 सेकंड लेता है और लिसनिंग के लिए भी 15 सेकंड लेता है। जो लिसनिंग और लर्निंग का टाइम होता है ना, उसको कहते हैं फॉरवर्ड डिले, तो वो है 15 सेकंड्स, तो इसलिए इसका डिफॉल्ट वैल्यू है 15 सेकंड्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शनल एसटीपी के फीचर्स। एसटीपी तो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद एसटीपी के कुछ फीचर्स हैं, तकरीबन 5 हैं, जिसमें सबसे पहले पोर्ट फास्ट आता है। पोर्ट फास्ट के अंदर ये होता है कि आपकी जो ट्रांजिशन है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, वो बहुत जल्दी हो जाती है। और इसमें जो आपके लिसनिंग और लर्निंग के 15 सेकंड, मतलब टोटल 30 सेकंड्स होते हैं ना, वो यूज नहीं होते। तो इसलिए मतलब क्या होता है कि अगर आपकी पोर्ट डाउन है तो वो फौरन ही फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाती है। लेकिन इसके कुछ मसले भी हैं पोर्ट फास्ट के, और कुछ फ़ायदे भी हैं। तो दूसरी ऑप्शन है इसकी बीपीडीयू गार्ड की। बीपीडीयू गार्ड का क्या होता है कि आपके जो अननोन पैकेट्स हैं ना, वो आपके अवॉइड हो जाती हैं, और आपके पे लेयर 2 लूप्स जो है वो नहीं आ सकते। और ये ना, ये जो बीपीडीयू गार्ड है ना, पोर्ट फास्ट के साथ मिलकर बनता है। पोर्ट फास्ट के मैंने आपको कहा था कि कुछ मसले भी होते हैं। वो मसले ये हैं कि जिन पोर्ट्स पे पोर्ट फास्ट अनेबल हो जाती है ना, उसके ऊपर लेयर 2 लूप्स बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो फिर आप बीपीडीयू गार्ड्स अनेबल कर देते हैं जिन पोर्ट्स पे पोर्ट फास्ट करते हैं, ताकि वो लेयर 2 लूप्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन करे और आपकी पोर्ट भी बहुत जल्दी हो जाए। तीसरा अपलिंक फास्ट। अपलिंक फास्ट की कन्वर्जेंस जो है फेलियर से लोड बैलेंस के ऊपर और लोड बैलेंस से वापस फेलियर के ऊपर बहुत तेज़ हो जाती है। कोई भी अगर एक लिंक डाउन होता है तो वो बहुत जल्दी दूसरे के ऊपर ट्रैफिक शिफ्ट कर देता है। उसके बाद आया था रूट गार्ड। रूट गार्ड का मतलब ये है कि ये एसटीपी का एक फीचर है, और ये अवॉइड करता है किसी ऐसे स्विच को जो कि एनोनिमस स्विच है या कोई इंट्रूडर का स्विच है, उसको रूट स्विच बनने से अवॉइड करता है। रूट स्विच जो है वो सारी कम्युनिकेशन आपकी नेटवर्क की हैंडल करता है, तो इसलिए इंट्रूडर जो भी होते हैं या हैकर जो भी होते हैं वो ना रूट स्विच को टारगेट करते हैं नेटवर्क के अंदर, या ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये रूट गार्ड जो है किसी ऐसे स्विच को रूट स्विच बनने से रोक देगा। ये क्या होता है कि इसका मैं बताया तो मैकेनिज्म रूट गार्ड का। ये फॉर एग्जांपल 2 स्विच लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई इंट्रूडर आ रहा है, वो इसको आगे टैकल करने की कोशिश कर रहा है, उसको रूट स्विच बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इस स्विच को पता है कि मेरी जो पोर्ट है ये रूट स्विच नहीं बन सकती, या मैं रूट स्विच नहीं बन सकता। वो क्या करता है, वो सेंस करता है कि यार ये पैकेट तो मेरे पास अनवांटेड आ रहे हैं, तो फिर वो इसको क्या करता है कि इस पोर्ट को ब्लॉक कर देता है कुछ टाइम के लिए। यहाँ डिपेंडेंट होता है कि जब तक आप उस पोर्ट को वापस ओपन ना करें। उसके बाद लूप गार्ड होता है। लूप गार्ड क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है ब्रिजिंग के लूप्स को, जो कि यूनिट डायरेक्शन या लिंक फेलियर या पॉइंट टू पॉइंट आपका कोई लिंक है उसके फेलियर की वजह से जो लूप क्रिएट हो जाता है ना, उसको अवॉइड करने के लिए आपका लूप गार्ड होता है। ये सारे के सारे फीचर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट में यूज भी होते हैं, और जहाँ पे एसटीपी चलता है उसके साथ ही जो सारे फीचर भी चलते हैं। बिकॉज एसटीपी जब आप चलाते हैं ना, तो सारे अपने साथ एक प्रोज और कॉन्स लेके आता है। तो कॉन्स उसके सारे वही हैं जिसको अवॉइड करने के लिए फिर ये सारे फीचर्स हैं जो कि उसके साथ चलाए जाते हैं। तो ये था हमारा सारा का सारा एसटीपी, पूरी कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको एसटीपी की बता दी है। अब इंशाल्लाह उसके साथ ही जो इसका अगला पार्ट है वो है लैब। लैब में हम अच्छी तरह देखेंगे कि एसटीपी क्या होता है, एसटीपी किस तरह चल रहा है, उसकी पोर्ट्स किस तरह ट्रांजिशन कर रही हैं, एसटीपी किस किस नेटवर्क में चलता है, किस तरह चलता है, सब कुछ देखेंगे। और उसमें अगर कोई मेरा पॉइंट अभी एसटीपी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिस हो गया, अगर हो भी गया तो इंशाल्लाह उसमें फिर वो कवर हो जाएगा ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैं साथ साथ चलता हुआ ये बता दूं कि अभी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो साथ ही में इकट्ठे अपलोड करूँगा दोनों, तो वो लैब का होगा टोटल, तो उसमें मैं मार्क भी कर दूंगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में ना मार्क कर दूंगा लैब, बल्कि लैब में मार्क नहीं करूँगा, वो आपको नंबर में बता दूंगा का, तो वो बहुत ज़रूरी है। लैब एसटीपी की जितनी मैं लैब्स आपको बता रहा हूँ अभी वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो असाइनमेंट होगी वो भी मैं आपको लैब की ही दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अपना ख्याल रखिएगा सारे, अल्लाह हाफिज़।